बहुत पुरानी बात है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी नताशा के साथ अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी, पर वे दोनों आपस में बहुत खुश थे। सुबह सुबह नाश्ते की मेज पर जब वहाँ डबल रोटी और जैम रखा रहता था, तो दोनों बहुत खुशी खुशी उसे खाते थे और पिकेबू खेलते थे। कभी इस तरफ और कभी दूसरी तरफ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि उस बूढ़े आदमी के दिमाग में एक दिन यह ख्याल आया कि उसको दूसरी शादी करनी चाहिए। सो उसने दूसरी शादी कर ली। बच्ची को एक सौतेली माँ मिल गई और बस उसी दिन से सब कुछ बदल गया। अब उनकी नाश्ते की मेज पर कोई डबल रोटी और जैम नहीं होता था। अब वे पिकेबू भी नहीं खेलते थे। केवल यही नहीं, बल्कि हालत इससे भी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब उस बच्ची को चाय की मेज पर बैठने भी नहीं दिया जाता था। सौतेली माँ का कहना था कि छोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए और जैम के साथ डबल रोटी भी बहुत कम खानी चाहिए। अब वहाँ उसको डबल रोटी के ऊपर वाले टुकड़े देकर घर से बाहर भेज देती कि वहाँ कहीं और बैठकर उनको खा ले। फिर वहाँ सौतेली माँ अपने पति के साथ बैठती और उसको यहाँ बताती कि जो कुछ भी गलत हुआ वहाँ सब उस बच्ची की ही गलती थी। और वहाँ बूढ़ा अपनी नई पत्नी की बात पर विश्वास कर लेता। बेचारी नताशा घर के बाहर कंपाउंड में जाकर सैड में बैठ जाती। डबल रोटी के उन सूखे टुकड़ों को अपने आंसुओं से गीला करके अकेली बैठकर खा लेती। कुछ देर बाद वहाँ अपनी सौतेली माँ की चिल्लाहट सुनती। वहाँ उसको चाय के बर्तन साफ करने के लिए, घर साफ करने के लिए, फर्श साफ करने और सबके कीचड़ भरे जूते साफ करने के लिए अंदर बुला रही होती। एक दिन उस सौतेली माँ को लगा कि वहाँ अब इस बच्ची को और 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकती, पर उसकी यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ उससे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाए। तो उसको अपनी भयानक बहन बाबा यागा की याद आई, जिसकी टांगे हड्डियों की थी और जो जंगल में रहती थी। बस उसके दिमाग में एक नीच विचार घूम गया। अगले दिन उसका पति पास के एक गांव में अपने दोस्तों से मिलने गया। तो जैसे ही वहां चला गया, उसने नताशा को बुलाया और उससे कहा, देख तू मेरी बहन के पास जा, वह जंगल में रहती है। उससे कमीज मरम्मत करने के लिए सुई धागा ले आ। पर नताशा कांपते हुए बोली, सुई धागा तो यहीं रखा है। उसको मालूम था कि उसकी सौतेली माँ की यह बहन जादूगरनी बाबा यागा थी और जो भी बच्चा उसके पास जाता था वह फिर बाद में कहीं नहीं देखा गया। सौतेली माँ बहुत जोर से अपने दांत किटकिटा कर बोली, चुप रह। क्या मैंने तुझसे कहा नहीं कि तुझे अपनी छोटी मौसी के पास कमीज की मरम्मत करने के लिए सुई धागा लाने जंगल जाना है? नताशा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैं उसको ढूंढूंगी कहाँ? क्योंकि उसने सुन रखा था कि बाबा यागा अपने शिकारों का एक बहुत बड़ी ओखली में बिठाकर अपने हाथ में मूसल लेकर उनका हवा में पीछा करती थी और अपने लोहे के दांतों से वह उनको खा जाती थी। सौतेली माँ ने उसकी नाक पकड़ी और उसे नोच कर पूछा, यह तेरी नाक है, क्या तू इसे महसूस कर सकती है? बच्ची बोली, हाँ, बस तो तू जंगल जाने वाली इस सड़क पर चली जा। आगे जाकर तुझे एक गिरा हुआ पेड़ मिलेगा।
वहाँ से तू बाएं हाथ को मुड़ जाना, वहाँ से सीधे जाकर तुझे तेरी आंटी का घर दिखाई पड़ जाएगा। अब तू जाओ, आलसी लड़के। फिर उसने बच्ची के हाथ में एक रुमाल थमा दिया, जिसमें उसने पुरानी डबल रोटी के कुछ टुकड़े, कुछ चीज और कुछ मांस बांध दिए थे। नताशा वहाँ रुमाल लेकर चल दी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ घर के दरवाजे पर अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी। इसलिए वहाँ सिवाय आगे जाने के कुछ और कह ही नहीं सकती थी। उसने वहाँ सड़क पकड़ी जो जंगल की तरफ जाती थी। जंगल पार करके वहाँ गिरे हुए पेड़ के पास तक आ गई। वहाँ से वहाँ बाएं हाथ को मुड़ गई। उसकी नाक वहाँ से अभी भी दुख रही थी जहाँ उसकी सौतेली माँ ने उसको नोचा था। सो उसको मालूम था कि उसको तो आंटी के घर जाना ही था। आखिर वहाँ हड्डियों की टांगों वाली जादूगरनी बाबा यागा की झोपड़ी के पास आ ही गई। उस झोपड़ी के चारों तरफ ऊंची सी एक बाड़ लगी हुई थी। जब उसने उस बाड़ में लगा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वहाँ बहुत ज़ोर से चरचराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसको हिलने में बहुत कष्ट हो रहा हो। नताशा ने इधर उधर देखा तो उसको जंग लगा तेल का एक डिब्बा दिखाई दे गया। ओह, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, इसमें तो थोड़ा सा तेल अभी भी बाकी है। उसने उस डिब्बे में बचे हुए तेल की कुछ बूंदें उस दरवाजे के कब्जों में डाल दी। अब दरवाज़ा बिना कोई आवाज़ किए खुल गया। इस दरवाजे के अंदर ही बाबा यागा की झोपड़ी थी। बाबा यागा की यह झोपड़ी और दूसरी झोपड़ियों जैसी नहीं थी जैसे कि उसने देखी थी, क्योंकि यह झोपड़ी तो एक बहुत बड़े मुर्गे की टांगों पर खड़ी हुई थी और उसके कंपाउंड में इधर उधर चलती फिरती भी थी। जैसे ही नताशा उस झोपड़ी के पास पहुंची तो बाबा यागा का घर नताशा के चेहरे की तरफ घूम गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर को सामने की खिड़कियां उसकी आंखें हो और उसका सामने का दरवाज़ा उसका मुंह हो। उस घर के कंपाउंड में बाबा यागा की एक नौकरानी खड़ी हुई थी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि बाबा यागा ने उसे कुछ काम दे रखे थे। वहाँ अपने आंसू अपने बनियान से पोंछ रही थी। नताशा उसको इस हाल में खड़ा देखकर बोली, ओह, मेरे पास एक रुमाल है। उसने अपना रुमाल खोला, उसे झाड़ कर साफ किया और उसमें रखा खाना उसकी जेब में रख दिया और वह रुमाल उसको दे दिया। उस नौकरानी ने फिर उस रुमाल से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। झोपड़ी के पास ही एक बहुत बड़ा कुत्ता था जो एक पुरानी हड्डी चबा रहा था। उसको देखकर नताशा बोली, ओह, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को है। लो यहाँ डबल रोटी और मांस लो और इसे खाओ। उसने अपनी जेब से कुछ डबल रोटी और मांस निकाला और उसे कुत्ते को देते हुए बोली, यह थोड़ा पुराना तो है, पर मुझे यकीन है कि यहाँ कम से कम कुछ भी ना होने से कुछ होने के बराबर तो अच्छा है। कुत्ते ने तुरंत ही उस खाने को लपक लिया और खाकर अपने होंठ चाटने लगा। कुत्ते को खाना खिलाकर नताशा झोपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। डर से कांपते हुए उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से नीच बाबा यागा की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। नताशा धीरे से उस झोपड़ी के अंदर घुसी तो वहाँ तो हड्डी की टांगों वाली जादूगरनी बाबा यागा एक खड्डी पर बैठी कपड़ा बुन रही थी। उस झोपड़ी के एक कोने में एक पतली दुबली
काली बिल्ली बैठी थी जो एक चूहे के बिल की तरफ देख रही थी। उसने बिल्कुल ना डरने का बहाना करते हुए कहा, गुड डे आंटी, गुड डे मेरी भांजी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हारे पास कमीज की मरम्मत करने के लिए सुई धागा लाने के लिए भेजा है। बाबा यागा अपने लोहे के दांत दिखाकर हंसती हुई बोली, क्या अभी अभी? क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहन अपनी सौतेली बेटी से कितनी नफरत करती थी। उसने फिर कहा, ठीक है, तू यहाँ इस खड्डी पर बैठ और मेरा कपड़ा बुन, तब तक मैं तेरे लिए सुई धागा लेकर आती हूँ। वह छोटी बच्ची वहाँ खड्डी पर बैठकर बाबा यागा का कपड़ा बुनने लगी और बाबा यागा सुई धागा लाने बाहर चली गई। उसने अपनी नौकरानी से फुसफुसाते हुए कहा, देख मेरी बात सुन, नहाने के लिए खूब गर्म पानी कर दे और उससे मेरी भांजी को अच्छी तरह से मल मल कर साफ करके नहला दे। आज मैं उसको खाने में खाऊंगी। वह नौकरानी पानी निकालने के लिए जग लेने के लिए अंदर आई तो नताशा ने उससे कहा, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आग बहुत जल्दी ही मत जला लेना और नहाने का पानी भी चलनी में लेकर जाना ताकि पानी उसमें से गिरता जाए। नौकरानी ने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर उसने नहाने का पानी गर्म करने में वाकई काफ़ी समय लगाया। बाबा यागा खिड़की पर आई और अपनी मीठी सी आवाज़ में बोली, ओ मेरी छोटी भांजी, क्या तू मेरा कपड़ा बुन रही है? नताशा ने जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं बुन रही हूँ। यह सुनकर बाबा यागा वहाँ से चली गई। जब बाबा यागा वहाँ से चली गई तब नताशा ने उस पतली दुबली काली बिल्ली से पूछा, जो अभी भी चूहे के बिल की तरफ देख रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ चूहा ढूंढने के लिए बैठी हूँ। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। नताशा बोली, ओह, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि मेरे पास अभी कुछ चीज़ बची है। सो वहाँ चीज़ निकाल कर उसने उस काली बिल्ली को दे दी। चीज़ खाकर बिल्ली बोली, ओ छोटी लड़की, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? ओह प्यारी बिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं निकलूँगी कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा यागा तो मुझे अपने लोहे के दांतों से चबा ही जाएगी। बिल्ली बोली, यही तो करना चाहती है वहाँ, पर मैं तुम्हारी सहायता करना जानती हूँ। उसी समय बाबा यागा खिड़की पर फिर आ गई और बोली, क्या तू अभी भी मेरा कपड़ा बुन रही है, ओ मेरी अच्छी भांजी? नताशा खड्डी से दूर हटते हुए बोली, हाँ मैं अभी भी बुन रही हूँ आंटी। उसकी खड्डी अभी क्लिकिटी क्लैक की आवाज़ के साथ चलती जा रही थी। यह सुनकर बाबा यागा वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद बिल्ली नताशा से बोली, देखो एक कंघी स्टूल पर रखी है और तुम्हारे नहाने के लिए एक तौलिया भी लाया रखा है। जब तक बाबा यागा अभी नहाने वाले घर में हैं, तुम उन दोनों को लेकर यहाँ से तुरंत भाग जाओ। तुम्हारे जाने के बाद बाबा यागा तुम्हारा पीछा करेगी। जब वह तुम्हारा पीछा करे तो तुम यहाँ तौलिया अपने पीछे फेंक देना, तो यहाँ एक बड़ी और चौड़ी नदी बन जाएगा। इससे उसको तुम तक पहुँचने में कुछ देर लगेगी। जब वह नदी पार कर ले तब तुम यह कंघी अपने पीछे फेंक देना। इस कंघी के फेंकते ही वहाँ एक इतना घना जंगल पैदा हो जाएगा कि वहाँ उसको कभी पार नहीं कर पाएगी और फिर तुम सुरक्षित रूप से अपने घर पहुँच जाओगी। पर अगर मैं यहाँ से भागी
तो यह खड्डी तो रुक जाएगी, जिससे उसे यहाँ पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। वह पतली दुबली काली बिल्ली बोली, उसको मैं देख लूँगी, बस तुम भाग जाना। सो वह बिल्ली नताशा की जगह खड्डी पर बैठ गई। नताशा ने पहले देखा कि बाबा यागा अभी अपने नहाने वाले घर में हैं या नहीं, और फिर यह पक्का करने के बाद कि वह अभी वहीं हैं, कंघी और तौलिया लेकर भाग ली। कुत्ते ने जब किसी को भागते हुए देखा तो वह उसको फाड़ खाने को दौड़ा। तो उसने देखा कि वह कौन थी। अरे यहाँ तो वही लड़की है जिसने मुझे डबल रोटी और मांस खाने को दिया था। वह बोला, भगवान तुम्हारी यात्रा कामयाब करे। और यह कहकर वह अपने पंजों में अपना सिर छिपाकर लेट गया। नताशा ने उसका सिर सहलाया और गर्दन खुजाई और आगे बढ़ गई। जब वह कंपाउंड के दरवाजे के पास आई तो दरवाज़ा बिल्कुल बिना आवाज़ किए ही खुल गया, क्योंकि उसने उसके कब्जों में पहले ही तेल लगा दिया था। और बस फिर वहाँ और आगे भागी चली गई। इधर वहाँ काली बिल्ली बाबा यागा की खड्डी पर बैठ गई थी। सो खड्डी में से फिर आवाज़ होने लगी थी, पर उसने तो उसका धागा बहुत बुरी तरह से उलझा दिया था। बाबा यागा एक बार फिर अपनी खिड़की पर आई और बोली, ओ मेरी अच्छी भांजी, क्या तू अभी भी बुन रही है? काली बिल्ली ने धागे को और ज़्यादा उलझाते हुए कहा, हाँ मैं अभी भी बुन रही हूँ आंटी। बाबा यागा बोली, अरे यहाँ तो मेरे खाने की आवाज़ नहीं है। और वह तुरंत ही अपने लोहे के दांत किटकिटाती हुई अपनी झोपड़ी में आ गई। उसने देखा कि खड्डी पर वहाँ छोटी लड़की तो नहीं थी, बल्कि वहाँ तो उसकी पतली दुबली काली बिल्ली थी, जो धागा उलझाए जा रही थी। वह बिल्ली पर कूद पड़ी और उससे पूछा, तूने उस छोटी लड़की की आंखें क्यों नहीं निकाल ली? बिल्ली ने अपनी पूँछ मोड़ी और कमर थोड़ी ऊंची की और बोली, जितने साल भी मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुमने मुझे केवल पानी ही दिया है। अपना खाना मैंने अपने आप ही ढूंढा है। उस लड़की ने मुझे असली चीज़ दी। यह सुनकर बाबा यागा को गुस्सा आ गया। उसने बिल्ली को पकड़कर बहुत ज़ोर से हिला दिया। फिर वहाँ अपनी नौकरानी के पास गई और उसका गला पकड़कर बोली, तुझको नहाने का पानी गर्म करने में इतनी देर क्यों लग गई? नौकरानी कांपते हुए बोली, मेरी इतने सालों की सेवा में तुमने मुझे एक चितड़ा भी नहीं दिया। पर उस लड़की ने देखो मुझे कितना सुंदर रुमाल दिया। बाबा यागा ने उसको गालियाँ दी और अपने कंपाउंड की तरफ भागी। वहाँ जाकर देखा तो उसका दरवाज़ा तो खुला पड़ा था। वह दरवाजे पर चिल्लाई, जब उसने तुम्हें खोला तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं? दरवाज़ा बोला, ये इतने सारे साल जो मैंने तुम्हारी सेवा की, तुमने मेरे ऊपर एक बूंद तेल भी कभी नहीं डाला। अब तक तो मैं अपनी चिल्लाहट की आवाज़ सुनते सुनते भी थक गया था, पर अब उस लड़की ने मेरे कब्जों में तेल लगाया तो देखो अब मैं बिना किसी आवाज़ के खुल और बंद हो सकता हूँ। बाबा यागा ने ज़ोर से मारकर दरवाज़ा बंद किया और फिर तेज़ी से घूमकर कुत्ते की तरफ देखा और पूछा, और तू कुत्ते, जब वहाँ घर से बाहर निकली थी तो तूने उसको फाड़ कर क्यों नहीं खा लिया? कुत्ता बोला, मैंने इतने साल तुम्हारी सेवा की, पर तुमने मुझे पुरानी हड्डी के सिवा कुछ भी नहीं दिया। पर उस लड़की ने मुझे असली डबल रोटी और मांस दिया। यह सब सुनकर बाबा यागा
चारों तरफ घूम घूम कर उन पर चिल्लाने लगी और उन सबको मारने लगी। जब वह उन सब पर चिल्लाते चिल्लाते और मारते मारते थक गई तो वह अपनी बहुत बड़ी वाली ओखली में बैठी और उसको एक बहुत बड़े मूसल से पीटती हुई कि वह और तेज चले हवा में उड़ गई। बहुत जल्दी ही वह भागती हुई नताशा के पास पहुंच गई। उसने जल्दी ही पता कर लिया कि वह जंगल में भागी जा रही है। वह बोली, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती, और उसने अपनी ओखली नताशा के पास तक भगा दी। नताशा तो बहुत तेजी से भागी जा रही थी। वह इतनी तेज पहले कभी नहीं भागी थी। जल्दी ही उसने बाबा यागा की ओखली की आवाज़ सुनी तो पहले तो वहाँ डर गई, पर फिर उसको उस दुबली पतली काली बिल्ली के शब्द याद आए और उसने अपने पीछे तौलिया फेंक दिया। वह तौलिया बढ़ता गया और फिर एक बहुत बड़ी और चौड़ी नदी बन गया। अब बाबा यागा और नताशा के बीच एक बहुत बड़ी और चौड़ी नदी थी। नताशा ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे भाग ली। जब बाबा यागा नदी के किनारे आई तो उसे देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उसने अपना मूसल जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि वहाँ जानती थी कि वहाँ इस जादुई नदी को पार नहीं कर सकती। गुस्से में आकर वहाँ अपने घर भाग गई। वहाँ से उसने अपनी गायों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी के पास लेकर आई और उनसे कहा कि वे उस नदी का पानी पिए। गायों ने उस नदी का सारा पानी पी लिया। तब तक नताशा काफ़ी दूर तक भाग ली थी। उसको लगा कि अब वहाँ बाबा यागा के जाल से निकल चुकी थी, पर वहाँ तो डर के मारे जम सी ही गई जब उसने देखा कि वहाँ काली बाबा यागा उसके पीछे आसमान में उड़ती चली आ रही है। उसको लगा कि अब तो बस उसका अंत ही आ गया है कि तभी उसको बिल्ली की कंघी की याद आई कि उसने उसके बारे में क्या कहा था। उसने तुरंत ही वह कंघी निकाली और अपने पीछे फेंक दी। वह कंघी बढ़ती गई और उसके सारे दांत एक घने जंगल में बदल गए। वह जंगल इतना घना था कि बाबा यागा खुद भी उस जंगल को पार नहीं कर सकती थी, और वहाँ जादूगरनी हड्डियों के टांगों वाली गुस्से से अपने लोहे के दांत बजाती नाउम्मीद होकर अपने घर वापस लौट आई। उधर वहाँ लड़की भी बहुत थकी हुई अपने घर पहुँची। वह अपने घर में अंदर घुसने से और अपनी सौतेली माँ से मिलने से डर रही थी, सो उसने घर के बाहर वाले शेड में इंतज़ार करना ठीक समझा। वह वहीं बैठ गई। जब उसने देखा कि उसका पिता घर वापस आ गया तब वह उसके पास दौड़ी गई। उसके पिता ने पूछा, कहाँ थी तू, और यह तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? उधर जब सौतेली माँ ने लड़की को देखा तो वह डर गई और उसकी आंखें चमकने लगीं। वह तब तक दांत पीसती रही जब तक कि उसके दांत टूट नहीं गए, पर नताशा को अब कोई डर नहीं था। वह तो अपने पिता के पास पहुंचकर उसके घुटनों पर चढ़ गई थी और उसको सब कुछ बता रही थी। जब उसके पिता ने सुना कि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी को बाबा यागा के घर उसको खाने के लिए भेज दिया था तो उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया और फिर कभी घर में नहीं घुसने दिया। उसके बाद से वह अपनी बेटी की देखभाल खुद ही करने लगा और फिर कभी किसी अजनबी को अपने दोनों के बीच नहीं आने दिया। अब फिर से मेज के ऊपर डबल रोटी और जैम सजने लगे थे। पिता और बेटी दोनों फिर से पीकेबू खेलने लगे थे।
उसके बाद से वे दोनों खुशी खुशी रहे।